हेलो, कौन? रामू? क्या सच? तुम्हारी माँ आ गई? हाँ, आ भी गई और तुम्हारे बारे में जान भी गई। अब तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। अच्छा, मैं उनसे मिलने अभी आती हूँ। एक बात सुन लो, मर्दाने कपड़े या पैंट शर्ट पहनकर उनके सामने नहीं आना। आना है तो साड़ी पहन कर आना। साड़ी? मैंने आज तक कभी पहनी नहीं। माँ से फर्स्ट टाइम मिलने आ रही हो, जरा साड़ी में इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, समझी? हाँ, समझ गई। उफ। रामू। हाँ? क्यों कह रही है? ऐसा लगता है किसी ने साड़ी में लपेटकर घर से बाहर निकाल दिया हो। क्या बात कर रहे हो? मैंने कितनी मुश्किल से संभाल के बांधी थी। गाड़ी से उतरते ही झट करके खुल गई। शुक्र है कि यहाँ खुल गई, कहीं सड़क पर खुल गई होती तो ट्रैफिक जाम हो गया होता। अब वहाँ देख के रहे, कोई ना इधर, मैं पहना दूं तुझे साड़ी। हाँ, अरे कोना देख रहे को? हाँ, अब दूसरा कोना तू पकड़। चल वहाँ। हाँ, अब लपेट इसे, लपेट ना। अरे शर्म से काम नहीं चलेगा। साड़ी नहीं पहनेगी तो माँ के सामने जाएगी कैसे? चल वहाँ, मैं पहना दूं तुझे साड़ी। चल। अरे वाह, तुमको तो साड़ी बांधना बहुत अच्छी तरह से आता है। क्या है कि जब मैं छोटा था ना, तो नाटक में हीरोइन का रोल करता था। हाँ? तब से प्रैक्टिस हो गई। अरे क्या हुआ? गुदगुदी हो रही है। उंगली लगने से गुदगुदी तो होगी, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अच्छा सुनो, माँ को देखते ही कहना कि तुम घर का सारा काम जानती। घर का काम? मगर मुझे तो कुछ भी नहीं आता। खामखा क्यों फंसा रहे हो? अरे फंसा नहीं रहा, माँ जो भी काम कर रही होंगी उसमें हाथ बटाने की कोशिश करना, कहना मैं करती हूँ। अगर उन्होंने कहा करो तो? अरे माँ कभी नहीं कहेंगी, वो यही कहेंगी कि तुम इस घर की होने वाली बहू हो, इस घर में पहली बार आई हो, तुम आराम से बैठो, मैं करती हूँ। अब हंस के रही, चल। माँ देखो तुमसे मिलने कौन आया है। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी लग रही हो। तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता है मेरा बेटा कितना भाग्यशाली। माँ, रेखा दिन में 2 बार मंदिर जाती है, घर का सारा काम करती है, बड़ों की इज्जत करती है, छोटों का लिहाज करती है और बिल्कुल ठंडे मिजाज की है। वो तो दिख ही रहा है। अच्छा तुम दोनों हॉल में बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। अरे नहीं माँ, ये बैठने वालों में से नहीं है, ये तो काम की बहुत शौकीन है। कोई भी काम हो फौरन कर डालती है। चलो रेखा शुरू हो जा फटफट, मैं चलता हूँ। माँ जी, मैं सब्जी काट देती हूँ। नहीं नहीं बेटी, तुम पहली बार घर में आई हो, आती है क्या मैं तुमसे काम लूं? पहले आराम करो, बाद में तो घर का सारा काम तुम्ही को संभालना। लेकिन माँ जी, काम देखकर मेरे हाथ में खुजली शुरू हो जाती है। जब तक करना लूं चैन नहीं आता। मैं चावल चुन देती हूँ। नहीं नहीं, पहले बहू बनकर घर में आओ, बाद में जो जी में आए कर लेना। ये तो बताइए आटा कहाँ है? मैं 2 मिनट में आपके लिए परोठे बनाकर लाती हूँ। रहने दो। अरे वाह, इतने सारे अंडे। मैं आपको आमलेट खिलाती हूँ। अच्छा बाबा, अगर तुम्हें काम करने का इतना ही शौक है तो चलो। माँ, मुझे आमलेट अच्छी तरह मालूम है। अरे माँ, आँख में सावन चला गया, पानी नहीं है, पानी दो। आप बैठिए, मैं जाके दिखाती हूँ। इधर। ये क्या, दवा नहीं खा रही? जानकी, लता कह रही थी कि तुमने दवाइयां नहीं खाई। अगर ऐसा करोगी तो मर जाऊंगी यही ना। मत करो ऐसी बातें जानकी, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, लेकिन फिक्र मत करो। बहुत जल्द रमेश की बेगुनाही साबित हो जाएगी और वो आजाद हो जाएगा। मैंने उन लोगों से बातें कर ली है जिनका इस केस से संबंध। हेलो, जस्टिस चौधरी स्पीकिंग। जिसने एक औरत को धोखा दिया वो जस्टिस चौधरी। चौधरी साहब, सुना है जब से आपका बेटा गिरफ्तार हुआ है आपके घर में दुखों की बारिश हो रही है। हा? तुम? हाँ मैं। आपके बेटे के साथ नाइंसाफी हुई तो आपको कितना दुख हुआ, जरा अंदाजा लगाइए। मेरी तो माँ के साथ नाइंसाफी हुई थी, उसके लिए सारी जिंदगी मुझे कितने दुख झेलने पड़े होंगे। रामू, रामू मेरी बात सुनो। किससे बात कर रहे हैं? क्या बात है? मैं केस के बारे में किसी से बात कर रहा हूँ। रामू, रामू मेरी बात सुनो। नहीं, इस वक्त आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। अगर आप अपने बेटे को बेगुनाह साबित करके उसे जेल से छुड़वाना चाहते हैं, अगर आप अपने घर से दुखों के बादल हटाकर
खुशियों की बरसात करवाना चाहते हैं तो आपको सारे समाज के सामने कहना होगा कि मेरी माँ तुम्हारी पत्नी है। देखो रामू, सारी दुनिया के सामने कहने में मुझे कोई इतराज नहीं, मैं राजी खुशी से इस बात का इकरार कर लूंगा। लेकिन इस वक्त एक इंसान ऐसा है जिसकी हालत ने मेरी जबान पर ताले डाल दिए हैं। अगर उसे पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। मिस्टर चौधरी, मैं तुम्हारी झूठी और बनावटी बातों पर यकीन नहीं करने वाला। या तो मेरी माँ को सारी दुनिया के सामने कबूल कर लो, वरना तुम्हारा बेटा, तुम्हारे खानदान का सुख सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रामू, प्लीज मेरा इंतजार करो। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ और तफसील से तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। ना मैं समझूंगा ना आप मुझे समझा सकते हैं। आपके लिए सिर्फ यही एक रास्ता है जो मैं बता रहा हूँ, वरना आप अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार हो। That's all. हेलो रामू, मैं क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? क्या बात है? किससे बात कर रहे थे? एक मुकदमे के बारे में। मेरी जिंदगी में ऐसा सख्त और कठिन केस आज तक नहीं आया। कैसा केस? जानकी, 2 जिंदगियों का केस है। अगर एक के साथ इंसाफ करता हूं तो दूसरे का दिल टूट जाता है, हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। और अगर दूसरे के साथ इंसाफ करता हूं तो जो बेकसूर है उसके साथ नाइंसाफी हो जाती है। भगवान मुझे जज बनाकर न जाने कैसा इम्तिहान ले रहा है। इंसाफ के रखवाले होने की हैसियत से आपको दोनों के साथ इंसाफ करना होगा। दोनों जिंदगियों को बराबर का हक देना होगा। जानकी, इस केस का फैसला करना इतना आसान नहीं है। राधा, राधा, मैंने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी और मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख सकूंगा। राधा, तुम इस तरह मेरी जिंदगी से दूर क्यों चली गई थी? मैंने क्या गुनाह किया था? मुझसे क्या गलती हुई थी? आपसे कोई गलती नहीं हुई थी। मुझे आपके बारे में एक हकीकत का पता चला था, इसलिए मैं खुद ही आपकी जिंदगी से दूर चली गई थी। कैसी हकीकत? तुम्हें क्या पता चला था? आपके जाने के बाद दीवान चंद अंकल मेरे पास आए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच है राधा। जानकी और चौधरी छोटे छोटे से थे जब हम लोगों ने उनकी शादी तय कर दी थी। इसलिए बचपन से ही राधा ने सोच लिया कि वो चौधरी की पत्नी है और उसके जीवन पे सिर्फ चौधरी का ही अधिकार। और जब उसने ये सुना कि वो तुमसे शादी कर रहा है तो वो ये गम बर्दाश्त न कर सकी और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किलों से मैंने उसे संभाला, मगर क्या फायदा। वो रोती और कहती है मुझे क्यों बचाया, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। राधा, अब मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। तुम एक रहमदिल औरत हो, एक बहन के नाते, एक इंसान के नाते तुम्हें उसे बचाना होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। ये सब जानने के बाद मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैंने फैसला कर लिया कि एक लड़की से उस आदमी को छीनने का मुझे कोई हक नहीं है जिसे वो बेहद चाहती है, जिसे वो अपना पति मान चुकी है। मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगी, क्या बताऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी तो तुम मुझे भूलकर अपने आप जानकी से शादी कर लोगे। जब मैं स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन दूर जा चुकी थी, जैसे कि मेरी जिंदगी से तुम दूर चले गए थे। मैं तुम्हें धीरे धीरे भूलना चाहती थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी निशानी तो मेरे पेट में पल रही है। मैंने फैसला किया कि उसे जन्म दूंगी, उसकी परवरिश करूंगी, ताकि तुम न सही, तुम्हारे प्यार की निशानी, तुम्हारी औलाद मेरे पास रहे। उसी को देख देख कर मैं अपने जिंदगी के दिन काट लूंगी। बस यही वजह थी कि मैं आपको छोड़कर चली गई। राधा, कौन देता है ऐसी कुर्बानी इस दुनिया में
जिस तरह तुमने दूसरी औरत के लिए अपने प्यार, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, उसी तरह तुम्हारे जाने के बाद मेरी डूबती हुई जिंदगी को जानकी ने ही सहारा दिया। राधा, मेरी जिंदगी में 2 औरतें आई हैं, दोनों ही महान और बेमिसाल हैं। जानकी नेक, शरीफ और अच्छे दिल वाली औरत है, और मैं जानता हूं जब वो तुमसे मिलेगी, जब उसे तुम्हारी कुर्बानियों का पता चलेगा, तो वो तुम्हारी कदर करेगी, तुम्हें जरूर अपनाएगी। लेकिन इस वक्त वो बीमार है। जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। लेकिन इससे पहले रामू, क्या वो तुमसे मिल चुका है? वो मुझसे नाराज है, मुझसे बदला लेना चाहता है। उसे गलतफहमी है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। रामू, मेरे ख्याल में तुमने जोश में आकर इस खानदान के साथ ज्यादती की है, गलती की है। मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की जितनी उन्होंने मेरी माँ के साथ की है। लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि जब तुम्हारी माँ को इस बात का पता चलेगा तो कैसा लगेगा? आप जैसे नरम दिल, नरम मिजाज, जज्बाती, उसमें बदला लेने की भावना बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं मान सकती हूँ, उसे जरूर किसी ने भड़काया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जरूर कोई उसे बहकाकर, उसके दिल में गलतफहमी पैदा करके मुझसे अपना इंतकाम ले रहा है। मैं उसका पता लगाऊंगा और इस खेल का खात्मा करूंगा।